नमस्कार व्यूअर्स। और बहुत दिनों के बाद मैं वापस सप्तोलॉजी पे आया हूँ। और इस लॉकडाउन में उम्मीद है आप सभी उसी तरह से वेट कर रहे होंगे कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ का, जैसे कि वैक्सीन का आना, मार्केट का खुलना, बाजार का खुलना। तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम एक बार फिर से सत्तोलॉजी चैनल के थ्रू आपके पास हाजिर हुए हैं। और हमारे साथ आज के गणमान्य अतिथि श्री आदित्य आदित्य जी हैं, जो काफी विख्यात लेखक, और अब तो उनकी चौथी या पांचवी किताब आ रही है। और यहाँ अमेरिका में सनातन धर्म के लिए और सनातनी के लिए काफी कुछ करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज का जो हमारा विषय है वो, चूंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, तो हम लोग वैक्सीन पे या कोरोना पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और ऑल्सो सरकार भी अलाउ नहीं करती है। जैसे फेसबुक पे, अगर बहुत से श्रोताओं को पता होगा कि फेसबुक पे अगर आप कुछ भी कोविड या कोरोना वर्ड यूज करते हैं तो इमीडिएटली आपको एक मैसेज आता है कि यू कैन नॉट पोस्ट इट। सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स पे बात करें। तो इकोनॉमिक्स ऑफ सत्तोलॉजी, सो सत्तोलॉजी के थ्रू इकोनॉमिक्स हम कैसे देखते हैं, क्या राइट है, क्या क्रोनी कैपिटलिज्म सही है, क्या करंट कम्युनिज्म मॉडल सही है, सोशलिज्म मॉडल सही है। तो व्हाट इज द धार्मिक वे ऑफ इकोनॉमिक्स, जब इतनी ग्रीड है, वेट मार्केट है, वर्ल्ड वर्ल्ड में लोग इस त्राहिमाम के वक्त भी टेस्टिंग किट में भी लोग घपला कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा एंशिएंट विजडम है सनातनियों का, वो क्या क्या कहता है। तो इसी सब विषय पे आदित्य जी आप कुछ बोलिए, प्रकाश डालिए। नमस्कार शरद जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग इंट्रोडक्शन। तो शरद जी इज अ वेरी गुड ऑथर। उनका तीसरा बुक आने वाला है अभी। उनके पीछे देख सकते हैं इंडिया अनब्रोकन सिविलाइजेशन, और उनका जो पहला बुक था तो ये उन्होंने, और कश्मीर द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया, दिस टू लास्ट बुक्स ही पब्लिश्ड। तो इकोनॉमिक्स पे मैंने अपनी दूसरी किताब में लिखा था शरद जी, इफ यू रिकॉल, द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन में मैंने लिखा था ऑन इकोनॉमिक्स दैट युधिष्ठिर वाज मेड द, युधिष्ठिर को उन्होंने राजा इसीलिए बनाया था कि युधिष्ठिर महाराज एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। और इस किताब में महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को सारा ज्ञान दिया। उन्होंने काफी क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन पूछे हैं राजसूय यज्ञ से पहले, और उसमें से अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बोला कि आप तो वैसे ही अर्थशास्त्र में निपुण हैं, तो उसमें मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप राज्य चला सकते हैं कि नहीं, अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं कि नहीं, ये नहीं पूछा उन्होंने। तो अर्थशास्त्र जो भारत का है वो आज के जितने भी मॉडल्स हैं सबसे अलग है। न वो कैपिटलिज्म है, न सोशलिज्म है, ना वो कम्युनिज्म है। मतलब वो एक, इट्स ए यूनिक मॉडल विच कंबाइंस एवरीथिंग, इट हैज नॉट गॉन एन एक्सट्रीम। अगर हम अर्थशास्त्र से कंपेयर करें तो कैपिटलिज्म विल बी ऑन द एक्सट्रीम राइट विंग, और अगर अर्थशास्त्र से कंपेयर करें तो सोशलिज्म विल बी एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। तो अर्थशास्त्र एक बैलेंस व्यवस्था है विच इज इन द सेंटर। ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ। तो जैसे कि हमारे शास्त्र में मैं भी अपनी जो तीसरी बुक है वो अर्थशास्त्र पे ही लिख रहा हूँ। और काफी कुछ पढ़ने को मिला। सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज को आपने कवर किया, राइट। नॉर्मली हम लोग युधिष्ठिर महाराज को सिर्फ वॉर और महाभारत और वो चौपाड़ में ही जानते हैं, लेकिन उनके अदर पक्ष बहुत हैं जो इकोनॉमिक्स में, जैसे आप और इस बात के सिलसिले में और बताएंगे। मैं भी जैसे कौटिल्य, चाणक्य के बारे में अर्थशास्त्र पढ़ा, तो आपको सरप्राइज होगा कि 1920 तक लोग अर्थशास्त्र को जानते ही नहीं थे कि चाणक्य नाम का कोई इंसान ने अर्थशास्त्र लिखा था। ये ज्ञान को छुपाकर तमिलनाडु में एक फैमिली है जो जो एक्चुअली जो सारे उस समय वर्क्स होते थे वो संस्कृत में होते थे। तो संस्कृत की सारे वॉल्यूम वो रखे थे अपने पास। वो क्यों रखे थे? मे बी क्योंकि मुगलों का इन्वेजन था, लोग पुस्तकों को जला रहे थे, एंड ही वुड हैव गॉट द ट्रेजर। तो उन्होंने उसको बहुत प्रिजर्व करके रखा था। 1920 में उन्होंने पब्लिकली किया अर्थशास्त्र। उसके पहले सोचिए कि वो बीसी में लिखा हुआ है,
$2,500 ईयर्स फ्रॉम टुडे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ रहते हुए एक ऐसी बुक लिखी है इकोनॉमिक्स में, जिसमें माइनिंग के टैक्सेस, चूंकि जो उस समय का जो क्षेत्र था मगध, वो वहां पे माइंस हमेशा माइनिंग होती थी, लाइक घोड़ों के लिए या शस्त्रों के लिए, घोड़ों का जो जो शू बनाते हैं या शस्त्र के लिए, तो आयरन हमेशा वहां पे मिलता था लाइक 2,500 सालों से। तो माइनिंग पे टैक्सेशन, राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा को कितना पैसा लेना चाहिए, उसके बाद गवर्नेंस पे उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि राजा कैन नॉट मेक अ फाइनेंशियल डिसीजन, अर्थशास्त्री से उसको पूछना है। वो 2,500 साल पहले बोल रहे हैं वो। और सो और उस सभी का एक मूल्य पनिशमेंट है, टैक्स कम लेना है, टैक्स जब जहाँ पे फैमिन होता है या सपोज बाढ़ आ गई तो उस वहां पे टैक्स नहीं लेना है। ऑल दिस थिंग वाज थॉट लाइक 2,500 साल पहले, राइट? जो अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो जैसे अब वुहान का ही देख लीजिए, इतनी बड़ी त्रासदी आई और एक सेकंड रिच नेशन लाइक चाइना, जो बहुत कुछ कर सकता था लाइक अफ्रीका में या एशिया के छोटे मुल्कों में, वो फ्री में किट दे सकता था, लेकिन वहां भी वो बिजनेस कर रहा है। यानी कि ग्रीड आया, एक मानवता के ऊपर इतनी बड़ी विपदा है और वहां भी लोग पैसे के लिए ही सोच रहे हैं। तो हमारे साथ में इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। हमारे हमारे पुराने अर्थशास्त्रियों ने ग्रीड को आइडेंटिफाई किया था उस समय भी कि इंसान है तो इसके अंदर लालच आएगी, लेकिन उन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया था कि उसको फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो करंट रजीम है, मोदी जी वगैरह जो इंडिया में बैठे हैं, उनको एक्चुअली उनको रादर देन IMF और वर्ल्ड बैंक से पूछने के बजाय अपने शास्त्रों में जाना चाहिए, लाइक युधिष्ठिर के प्रिंसिपल्स या कौटिल्य के प्रिंसिपल्स, राइट? और इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इम्बाइब करना चाहिए। आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन बिकम विश्व गुरु। ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, और आप काफी अच्छे रेफरेंसेस भी दिए कि विश्व गुरु बनने का जो गोल है वो एक्चुअली भारत पे एक तरीके से लागू भी नहीं होता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी विश्व गुरु है। और भारत का स्ट्रेंथ जो है वो इसे सतोलॉजी में बुलाता हूँ उनको, कि हमारा जो स्ट्रेंथ है रामायण, महाभारत और भगवत गीता और इतिहास, जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, तो ये सभी हमारी स्ट्रेंथ है। तो ऑलरेडी हम लोग विश्व गुरु हैं। लेकिन आजकल का अमेरिका का जो एनवायरनमेंट है या वेस्टर्न का एनवायरनमेंट है, इन लोगों को लाइक वी लिव हियर, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कैसे होता है। ये लोग बात ज्यादा करते हैं, वो जोर जोर से बोलते हैं। यहाँ का फिलॉसफी है, ये है द डक विच क्वैक्स द लाउडेस्ट गेट्स द क्रैकर। ये यहाँ का फिलॉसफी है। सो अगर आपको कम भी मालूम होगा और अगर आप जोर जोर से बोलेंगे तो उसको सच माना जाएगा। ये कलयुग का भी निशानी है। तो भारत को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है अदर देन विश्व गुरु बनने के लिए। सबसे पहले तो भारत को उनका एजुकेशन सिस्टम में दे टू ब्रिंग बैक द, मतलब उनके जो अभिमान वापस लाना चाहिए सबसे पहले तो अपने शास्त्रों में। जैसे कि हिस्ट्री को करेक्ट कर दें, और जो हिंदुओं को के ऊपर जो लगाया, लांछन लगाया, मैं इनको फेथ बेस्ड कॉलोनाइजर्स बुलाता हूँ। इनमें पहली बुक में लिखा है फेथ बेस्ड कॉलोनाइजर्स। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो भारत पे जो हिंदुओं का शोषण किया है। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि इन्होंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा शोषण किया भारत की एजुकेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा शोषण किया है। तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को निकाल दिया और जातिवाद फैलाया। जातिवाद कोई शास्त्रों से नहीं है, जातिवाद फैलाया गया है, हमारे ग्रंथों में नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही माता पिता के 4 पुत्र हो सकते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। डजंट बर्थ से डिपेंडेंट ही नहीं, एजुकेशन क्वालिटी से डिपेंडेंट है। तो ये सब जो सिस्टम से जो करप्शन किया है, डेलिबरेटली करप्शन किया है टू मेक सनातन धर्म वीक। लेकिन सनातन धर्म तो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि विष्णु चलाते हैं समसिद्धि हरितोषणम। तो ये तो वापस आएगा ही। तो विश्व गुरु तो भारत ऑलरेडी है, लेकिन अभी जोर से बोलने की आवश्यकता है। प्रत्येक हिंदू को और प्रत्येक वैदिक धर्म जो भारत में फॉलो करते हैं, सबको जोर जोर से बोलना है क्या लिखा हुआ है। उसी को सतोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी हमको पढ़ाया गया है, हमको फोर्स किया गया है कि ये माइथोलॉजी है, तो माइथोलॉजी नहीं है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये सब सतोलॉजी है
और रामायण महाभारत ये सब सत्योलॉजी है। तो अभी हमको इसी को पढ़ाना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और इसी पे आगे ले जाते हुए, इनफैक्ट मैंने पिछले प्रश्न में ये बोला कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए कि नहीं, और आपने कहा कि भारत ऑलरेडी विश्व गुरु है। और इनफैक्ट आई एग्री टू दैट, एक्चुअली भारत ऑलरेडी विश्व गुरु है। और विश्व गुरु इसलिए है कि इस विपदा में, और अगर आपको याद होगा कि बिफोर कोरोना भारत का अर्थव्यवस्था पिछले 5 या 6 क्वार्टर से नीचे, एटलीस्ट 4 क्वार्टर से तो नीचे जा ही रहा था, एंड ऑलरेडी काफी बड़ा विषय था, राइट। काफी डिस्कशन का माध्यम था। इस अर्थव्यवस्था में जबकि वो डाउन पे था, उसके बावजूद भी भारत ने 40 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट दिया उस वक्त में, जो कि वर्ल्ड के एक से एक रिच देश जिनकी मेडिकल व्यवस्था भारत उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं पहुंचता है, वो लोग भी गए त्राहिमाम का लेकर, और भारत ने किया। भारत ने तो इनफैक्ट मुस्लिम देशों में जितने भी उसके फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज है पॉलिटिकली, उनको दिया। इवन टर्की, जो कुछ दिन पहले भारत को कुछ क्या क्या नहीं कहा, टर्की को दिया 10,000, उसने मांगा था शायद 15 लाख टैबलेट, उसको 10,000 दिया। मलेशिया को दिया, महातिर मोहम्मद के हटने के बाद मलेशिया को दिया। सो इंडिया हैज ऑलरेडी डन ऑल दिस थिंग। बट सबसे दुख की बात यह है कि एक तरफ भारत सभी को टैबलेट्स दे रहा था, चाहे वो वर्ल्ड का रिचेस्ट और डेवलप्ड देश हो, चाहे वर्ल्ड का रिलीजन बेस्ड कंट्रीज हो, लाइक इस्लामिक देश हो। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ या जो ह्यूमन राइट्स का जो ग्रुप है, अभी 2 दिन पहले उसने एक रिपोर्ट दिया जिसमें अगेन इंडिया बैशिंग हुई कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, राइट, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो एक तरफ इस लाइक आप उस योगी की तरह है कि आप नदी से बार बार बिच्छू को निकाल रहे हैं बहते हुए पानी से, और बिच्छू बार बार आपको हाथ पर डंक मार रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये वक्त आ गया है जब जिस तरह से ये लोग हमारे ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, भारत एक धर्मा रिपोर्ट जारी करे जिसमें ये वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को, सारे स्कॉलर्स को बैठा के और एक धर्मा इंडिकेटर बनाए, एक स्केल बनाए, और उस पे वो सालाना रिपोर्ट दे कि कौन धार्मिक है, कौन ग्रीड में है, कौन कौन इस पे आप इलैबोरेट कीजिए। ये आपका ही उपज है दिमाग का, और आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन दैट एंड ऑडियंस को बताइए कि हम लोग इस पे काफी फोर्सफुली मोदी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज टाइम व्हेन इंडिया शुड कम आउट विद अ धर्मा रिपोर्ट फॉर ऑल द 200+ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनका क्या क्या पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स होना चाहिए, इस पे हम लोग विचार विमर्श कर पाए। तो ये धर्मा कॉमनवेल्थ का आइडिया मैंने पहली बुक में भी दिया था, धर्मा कॉमनवेल्थ। क्योंकि जो पहले शुरू से जो धर्म, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया, ये जहां जहां भी बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म, बौद्ध हिंदू धर्म से आया है, तो जहां जहां भी सनातन धर्म से दूसरे धर्म पैदा हुए हैं, वो जो पूरी पृथ्वी है, इसको हम धर्मा कॉमनवेल्थ बताएं। अभी इसी पॉइंट में जो आपने मुझे पूछा है, मैं आपको उसमें हिस्टोरिकल रेफरेंस भी देता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज सभी मंत्रियों को सुबह सबसे पहले उठ के प्रश्न अपना नित्य क्रिया करके सुबह संध्या करके एक क्वेश्चन पूछते थे कि आज धर्म की विश्व में स्थिति क्या है, आज धर्म की स्थिति क्या है। तो पूरे विश्व का रिपोर्ट्स युधिष्ठिर महाराज के सामने आता था, धर्म यहाँ पे बच रहा है, धर्म यहाँ पे ग्लानि हो रही है, या धर्म का। तो ये जो धर्मा सेंटर्ड जो अप्रोच है, अगर भारत उसको फैलाता है, जैसे अमेरिका ने डेमोक्रेसी फैलाई, सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म फैलाया, चाइना भी कम्युनिज्म फैला रहा है, भारत की धरोहर है धर्म। तो अगर भारत उसको धर्म को अपने एम्बेसीज का, अपनी मिलिट्री का मेन डॉक्ट्रिन बना देता है कि जहां जहां भी धर्म की ग्लानि होगी वहां पे हम जाएंगे, तो ये विष्णु का कार्य हो गया, ये सात्विक कार्य हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते यदा ये धर्म से ग्लानि भवति भारत, तो उसी तरह ये भी सात्विक कार्य हो गए। तो उस तरह पूरा देश जो है एक तरीके से एक ही दिशा में धर्म के प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा। और जहां भी अधर्म हो वहां पे सैन्य शक्ति के द्वारा, या फिर अर्थ शक्ति के द्वारा, या फिर ज्ञान शक्ति के द्वारा उसको विध्वस्त किया जाए अधर्म को। अगर ये स्टेट आइडियोलॉजी बन जाए तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि सब धर्म सबके लिए काम करता है। धर्म सूर्य के जैसा है, सूर्य प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, तो धर्म सबके लिए है। अभी कोई ये नहीं बोल सकता कि सूर्य हिंदू है, सूर्य क्रिश्चियन है,
सूर्य भगवान है, तो वो सभी के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार धर्म भी ऐसे है। धर्म जो है, धर्म का मतलब ही है लॉजिक, रीजनिंग और समथिंग मोर कॉमन सेंसिकल। और जहां-जहां भी जो भी कैतव धर्म फैले हुए हैं हर जगह, जो उपधर्म, कैतव धर्म जो कि मानव ने बनाए हैं, वो सभी वो सभी टेम्परेरी है, वो जाने वाले हैं एक दिन, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड। मतलब अगर जो भी चीज आर्टिफिशियली इम्पोज की गई है, इट कैन नॉट स्टे लॉन्गर। उस दैट इज उसको तो ये बोलते हैं कि वो शोषण ही करता है। कम्युनिज्म ने शोषण किया। आज तक एक भी देश जो है सोशलिज्म जिसने फॉलो किया है, वो सभी गरीब है। भारत भी गरीब था 1991 तक। तो 19 और उसी वक्त में चाइना ने 89 में इकोनॉमी खोला। वो कम्युनिस्ट देश है लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी है। हाँ। तो उसने दोनों को मिक्स करके 89 में खोला, और इंडिया से आज 5 गुना ज्यादा रिच है, 5 से 6 गुना ज्यादा। करेक्ट। तो तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो अर्थशास्त्र के माध्यम पे चले तो इजीली इट विल क्रॉस। वो उसका कोई जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब चाइना चाइना भी 19 चाइना भी ऑलमोस्ट 47 से अगर हम जोड़ लेते हैं तो 780s तक तो चाइना वाज लाइक अ पुअर कंट्री, वेरी पुअर कंट्री। अरे इतना गरीब था कि उनको खाने के भी लाले पड़े हुए थे, इवन कंपेयर टू इंडिया। इतनी उसकी हालत खराब थी। और वो भी जब अपना इकोनॉमी रिफॉर्म किया 78 में, 80s में, एंड देन 90s में उनका तिनानमेन स्क्वायर होता है। तो अगर आप उसका डेटा देखेंगे तो अराउंड 2000 से वो ट्रिलियन डॉलर क्लब में घुस गया। और 2000 से एवरी ईयर, अब वो अकाउंटिंग हो या जो भी क्योंकि चाइना का तो डेटा पे हमेशा प्रश्न है, एवरी ईयर दे वर एडिंग $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन एवरी ईयर। $1 ट्रिलियन ऐड कर रहे थे पूरा 2000। सो बेसिकली 2005 से लेके 2019 तक ये पूरा एवरी ईयर 1 ट्रिलियन। एक दो साल में दो साल लगा 1 ट्रिलियन के लिए। तो आज 13-14 ट्रिलियन के इनकी इकोनॉमी है। तो इट्स नॉट दैट कि इंडिया नहीं कर सकता है, इंडिया भी उसी क्रक्स पे है। सिर्फ 5 साल 6 साल का सॉलिड रन हो जाएगा, इट विल बी अ वेरी बिग पावर। $5 to $7 ट्रिलियन होना, एंड दैट्स इट, देन इट विल बी लाइक टोटली इररिप्लेसेबल। बट हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि धर्मा रिपोर्ट पे हम लोगों को और बात करना चाहिए, और इसका हम लोगों को पूरा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, राइट? क्या क्या इंडिकेटर्स टू मेजर होना चाहिए। हम लोग आई थिंक कि पिछले बार हम लोग जब कैपिटल हिल गए थे, जब कश्मीर पे हियरिंग हो रहा था नवंबर में लास्ट ईयर, कैपिटल हिल के पास बहुत से एरियाज है जो वेयर एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी शुड लुक फॉर एंड हैव ये धर्मा कॉमनवेल्थ का ऑफिस एकदम फेसिंग टू व्हाइट हाउस होना चाहिए, या यूनाइटेड नेशन का तो अब अस्तित्व ही नहीं रहा। इवन ट्रम्प भी का कहना है कि WTO और यूनाइटेड नेशन, बोथ WTO एंड WHO, दे आर बेसिकली अ बॉन्जी डॉग, एक तरह का कुत्ते का से उन्होंने कंपेयर किया। तो इनका रेलेवेंस अब नहीं रहा। तो इट्स अ हाई टाइम व्हेन हम सत्यलॉजी के थ्रू जितने भी हम लोग थिंकर्स को जानते हैं और हुज हू ऑफ फ्लो को जानते हैं, we need to start propagating this dharma report and dharma commonwealth तो चलिए बड़ा कॉन्सेप्ट है लोग, बट रिपोर्ट तो हम शुरू, पहला स्टेप होगा हम रिपोर्ट जारी करें। और अगर गवर्नमेंट नहीं करे तो let Satyology start giving a report based on what we will not do the 204 extensive countries because हम लोग अभी उतने फैले नहीं है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट 10 कंट्रीज का लिस्ट बना के लेट अस कम आउट विद अ रिपोर्ट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, यूनाइटेड नेशन को भेजेंगे, एंड दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत अच्छा क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। वी कैन इजीली डू दैट। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो भारत में लोग बहुत समझते नहीं है, कि यूनिक, ये पूरा दुनिया जो है इनोवेशन पे चलता है, इनोवेटिव आइडियाज, दैट इज द ओनली थिंग विद सेल्स। और हर इनोवेटिव आइडिया कैन नॉट बी कमर्शियल, नॉट एवरी इनोवेटिव आइडिया शुड बी कमर्शियल, क्योंकि देयर आर सम थिंग्स हैव टू बी डन। You cannot make money on that. It is not even ethical. तो इंडिया हैज टू क्रिएट, मतलब भारत की खुद ही बहुत शक्ति है। भारत एक विश्व गुरु ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑलरेडी है। वहां पे बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कभी मीडिया में लाइमलाइट में नहीं आए हैं, और या वेस्टर्न कंट्रीज को मालूम ही नहीं है। और हम लोग ढूंढते रहते हैं
ऐसे बुद्धिजीवी जो जिनको किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया है और हम लोग उनके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का गोल इज डिफरेंट। हम लोग वी वांट टू मतलब अच्छा कंटेंट भी चाहिए और अच्छे लोग भी चाहिए साथ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनोवेशन में मैं जब लास्ट टाइम इंडिया में था, मैं काफी गुरुकुलों में गया। मैं गुरुकुलों में गया राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गुरुकुलों में गया। और वहां पे जो मैंने क्वालिटी देखी स्टूडेंट्स की, छोटे बच्चों की, अमेजिंग क्वालिटी। मतलब सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि इट कैन बी ए बिग एक्सपोर्ट मार्केट। दुनिया उस सबको ढूंढ रही है। और अमेरिका को भी ये मालूम है, इसलिए मेनी अमेरिकन नाउ आर लर्निंग संस्कृत, और वो डेलिबरेटली संस्कृत लर्न करने जा रहे हैं। बट बिकॉज उनको पर्पस नहीं मालूम है, तो वो उसका मिसयूज ही करेंगे। अगर पर्पस मालूम है तो मिसयूज नहीं करेंगे। तो हर किसी को वो नॉलेज नहीं दी जा सकती। जैसे हिटलर ने कुछ शास्त्र लेके परमाणु बम बना लिया सबसे पहले, वो अमेरिका ने इंपोर्ट किया। ओपनहाइमर ने, ओपनहाइमर तो जर्मन साइंटिस्ट था, वो अमेरिका में लेकर। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, पीपल आर गोइंग टू मिसयूज। अभी आर्य आर्य शब्द भी है। मतलब आर्य शब्द का अर्थ तो यही होता है सिंपल से, जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स को या वैदिक शास्त्रों को फॉलो करता है प्रॉपरली, इज आर्य। जो भी है, डजेंट मैटर कहाँ से उसको जन्म है, कहीं नहीं। तो दैट इज आर्य। आर्य मीन सिविलाइज्ड। लेकिन हिटलर ने उसको कैसे यूज किया? एकदम गलत तरीके से यूज किया। नाम ही लिख रहा है हमारे नाम पे। तो अगर पर्पस ही नहीं मालूम होगा तो कैसे विश्व गुरु बने? आप इसी सिलसिले में मैं एक छोटा ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं अभी जो तीसरी बुक लिख रहा हूँ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पे, उस पे एक अगेन वो बुक का यूएसपी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ अभी चूंकि वो बुक आए नहीं है। लेकिन एक चीज उसमें मैंने यूज किया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बार बार कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये क्या कहते हैं, तो इन सभी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा जो लॉजिक है, एक तो उसमें टेक्नोलॉजी है, एक तो इनोवेशन है, और दूसरा जो है उसमें उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो गणित है, जो मैथ्स है उसके ऊपर, जिसपे ये लॉजिक बेस्ड है। उस मैथ्स को मैंने क्या किया कि बहुत लोएस्ट लेवल पे तोड़ा। ठीक है, उसको मैंने आई एंड देन आई फाउंड कि उसमें बहुत सा गणित है जो हमारे भारत में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लेकिन जो रूरल इंडिया है वहाँ के लड़कों को मैं जब देखा, कुछ मैंने सैंपल रन किया, तो लड़के के पास वो इनहेरेंट टैलेंट है गणित में, जैसे कि लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, कुछ अलजेब्रा का कुछ सॉल्व हो गया। तो अभी तो मैं पूरा नहीं बता सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि एक बड़े से डिजाइन का एक छोटा सा कंपोनेंट, एक बड़े से हवाई जहाज या रॉकेट लॉन्च का एक छोटा सा इंजीनियरिंग मैथ या गणित 9th लेवल के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप मोनेटाइज करके एक बड़े से चीज में है, उसका एक छोटा सा नट एक एक बच्चा बना रहा है, और उस नट को फिट किया। वो नट छोटा सा नट है, लेकिन वो इवेंचुअली वो स्पेस में जाने वाला रॉकेट में वो फिट हुआ। उस लेवल पे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो भारत के अंदर इनहेरेंट बहुत टैलेंट है, जो 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 भले इंग्लिश और दूसरी भाषा पे उसकी कमजोरी है, रूरल इंडिया की बात करूं, लेकिन गणित जैसे चीज में तर्क देना, क्रिटिकली सोचना बहुत आगे है वो। एंड ये इसको यूज किया जा सकता है अगर प्रॉपर टाइप सोचा जाए तो या एज यू राइटली सेड सर, लैंग्वेज इज वन थिंग वेयर वी शुड डेफिनेटली, इतने लैंग्वेज और इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है? मे बी हम उसको सिंपल करके पढ़ाया जाए, मे बी इकोसिस्टम पैदा किया जाए जो संस्कृत उनको अच्छा लगने लगे, राइट, रादर देन लाइक बहुत एक मॉन्स्टर वेट कर रहा है। संस्कृत और गणित, ये दो सब्जेक्ट में अगर अगर एक स्टेट एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बना दे, आप देखिए भारत कहाँ से कहाँ जाएगा। गणेश जी का नाम ही है गण ईश, गणेश। तो हमारा एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। अगर जैसे नंबर्स भी हमने दिए हैं, नंबर्स भी सनातन धर्म से आए हैं, वैदिक ग्रंथ से आए हैं, तो सभी कुछ वैदिक ग्रंथ से आया है, और दैट इज द सोर्स। तो अभी सोर्स को यूज करके भारत को ना अमेरिका की ओर टेक्नोलॉजी देखना चाहिए, ना किसी देश की ओर, क्योंकि भारत स्वयं ही ज्ञान का भंडार है। और अभी लोग बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं है, तो हम लोग एक मिस कैलकुलेशन करते हैं। हर चीज हम डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं भारत में, हर चीज भारत में डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं। डॉलर अमेरिका की करेंसी है, भारत की करेंसी नहीं है। तो बिल्कुल। तो भारत को
अपनी अर्थव्यवस्था में अपनी करेंसी में वस्तुएं बनानी है। सो जो कंपैरिजन मॉडल है इकोनॉमिक का, कंपेयरिंग भारत विद अमेरिका और डॉलर कन्वर्जन पे बात करना, ये तो स्लेव मेंटेलिटी है। ये गुलाम, मतलब किसी सेवक के जैसा भारत सोच रहा है, जबकि भारत को तो ऑलरेडी विश्व गुरु है, तो भारत है को ओरिजिनल थॉट्स लाने पड़ेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली और यही मैं बोल रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, जस्ट एक वीक 4 दिन पहले एक न्यूज था गार्डियन में, जहाँ पे चाइना ने ऑलरेडी डॉलर्स को बंद करके अपना लोकल एक करेंसी को इंटरनल बिजनेस में सर्कुलेट करके ही दे आर टेस्टिंग इट। कल को सैंक्शन लगता है, कल को मान लीजिए डॉलर स्काई नीचे जाता है, तो क्या उसका सिस्टम लाइक डिजास्टर रिकवरी की तरह क्या उसका सिस्टम रेडी है कि नहीं। सिमिलर थिंग मैंने भी अपने बुक पे एक आइडिया डाला है ऑल्टरनेट करेंसी का, कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, 2 सेटअप बनाओ ना। एक प्राइवेट क्लाउड होता है ऑफिस में और एक पब्लिक क्लाउड होता है, राइट। आप दोनों क्लाउड पे अपना दोनों नेटवर्क पे खेलते हैं। अनलेस एंटिल आप गणित और संस्कृत में अच्छे होंगे, आपके पास इनोवेटिव आइडिया, अकाउंटिंग क्या है इस गणित, एक बार आपके पास और एक दो आदमी के एक रघुराम राजन को इंपोर्ट करने से या एक शरद मोहन या एक आदित्य को लाने से नहीं होगा। ये पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। एक एक बच्चा आपका संस्कृत और गणित को अगर जानेगा, आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत ही नहीं है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और ये वो, आपके पास सारा टैलेंट है। नहीं, इस पे हम एक अनदर सीरीज कर सकते हैं, किस तरह हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से जो टाई अप है वो भारत के आइडियाज को चुराने के लिए होते हैं। अभी जैसे फ्रांसिस क्लूनी ने जो बुक लिखा है रामानुजाचार्य के, उसके वो बुक मेरे को बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं उसको भक्ति के माध्यम से देखता हूँ। लेकिन उस आदमी ने उसको लिखा है फ्रॉम द फिटिंग रामानुजाचार्य की फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी तो बहुत ही, तो इसे वेरी विकर्मा, इसको विकर्मा बोलेंगे। ये धर्म के विरुद्ध है, विधर्मा है। पर एनीवे, आई थिंक हमारे इस डिस्कशन में हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है इकोनॉमिक्स पे। आई होप श्रोतागणों को अच्छा लगेगा जो देख रहे हैं, एंड देन विल डू मोर ऑन सच कंपेलिंग टॉपिक्स। तो थैंक यू श्रोतागण। और हम लोग गणित, संस्कृत, एपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी पे सनातन वे ऑफ थिंकिंग और कैसे इसको पूरे गांव-गांव तक प्रसार किया जाए। ठीक है, दुनिया लिंचिंग की बात करे, दुनिया रेडिकलाइजेशन की बात करे, लेकिन हिंदुस्तान का जो हर एक सनातनी है वो विज्ञान की बात करेगा सनातन वे में, और हम लोग देश को इसी तरह से ऊपर लेके जाएंगे, शिखर पे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए सत्यलॉजी एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, नमस्कार।